everybody, very good evening and welcome once again on Gravity Circle. Dear बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पोर्शन जिसका नाम है एम्ब्रियोजेनेसिस, और हमने समझा कि कैसे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि ओव्यूल का फाइनली क्या होने वाला है। और आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। और इसके बाद में जो मैंने आप लोगों को कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट डाला हुआ है पोल वाला, उस पोल की मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं नया चैप्टर या नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूं। तो वो पोल का आंसर जैसे ही क्लास खत्म हो तुरंत कर देना, सो दैट आई विल बी वेरी क्लियर विथ व्हाट टू स्टार्ट नेक्स्ट फॉर यू ऑल। ठीक है, अच्छा, कमेंट्स के अंदर कमेंट ज्यादा नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को पढ़ना है बायोलॉजी ग्रेविटी पे या नहीं पढ़ना है। जैसा भी है प्लीज इन्फॉर्म करो यार, मजा नहीं आता ऐसे कमेंट में। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, मुझे पता चलना चाहिए व्हाट माय स्टूडेंट्स वांट, व्हाट चैप्टर दे वांट टू स्टडी फ्रॉम मी नेक्स्ट एंड आर दे एंजॉयिंग द स्टडीज और नॉट। हम लोग सिर्फ बोर्ड फोकस पढ़ाई नहीं करते हैं। आई कैन टीच यू ऑल नीट पोर्शन, एग्जैक्ट नीट पोर्शन ऑल्सो। डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेमिंग हो सकती है हमारे पढ़े हुए पोर्शंस में से। But right now, since we have started the syllabus in the month of November and that is also in the end of November, I am right now focusing on completion of the board syllabus. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीट की तैयारी simultaneously नहीं कर सकते। We can start for NEET also, पर उसका तरीका कुछ different रखेंगे। We will be starting with the concept clearing sessions और doubt clearing sessions, practice sessions live. Somewhat we can start for NEET also. ठीक है, सो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बी वेरी फ्रैंक टू से व्हाट डू यू वांट टू स्टडी नेक्स्ट फ्रॉम मी। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर सीड पोर्शन जो पढ़ रहे थे इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो थोड़ी सी बातें पहले आज अपन एक इमेज के फॉर्म से समझते हैं और फिर मैं आप लोगों को सीड का थियोरेटिकल पोर्शन कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो देखो, अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछती हूँ कि फ्लोरल पार्ट्स का क्या होगा। ठीक है, जो फ्लावर हमने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन ऑर्गन होता है फ्लावर इन केस ऑफ प्लांट्स, एंजियोस्पर्म स्पेशली। तो उस फ्लावर का क्या होने वाला है अभी ओव्यूल हमने बोला कि ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो सीड बन जाएगा इससे। ठीक है, तो जो ओवरी है उसका क्या होगा, उसके आसपास न्यूसिलर एरिया का कुछ होता है कि नहीं। ठीक है, उसके आसपास में जो हमारे फ्लोरल पोर्शंस हैं उसका कुछ होने वाला है कि नहीं। पेटल्स का क्या होगा, सेपल्स का क्या होगा, ये सारी बातें अपन अब समझते हैं। ठीक है, तो फॉर दैट आई विल बी टेकिंग अ वेरी गुड इमेज जिससे कि तुम्हारे मतलब क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार नीट में, और ये टेबल अगर आपको ध्यान होगी तो यू कैन आंसर मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम टॉपिक। सो लेट्स सी नाउ। ओके, सो वी विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस इमेज। देखो ये वाली इमेज जो है, ठीक है, यहाँ पर मैंने काफी सारी चीजें जो कि क्वेश्चंस में आती हैं उनको कलेक्टिवली सेम जगह पे ले लिया है। सो व्हाट वी ऑल कैन सी हियर इज, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछती हूँ फ्लोरल पार्ट्स का क्या होगा, तो सबसे पहली बात अपन करते हैं पेटल्स की क्या होगा, सेपल्स की क्या होगा। तो वो सब गिर जाएंगे। ठीक है, दे विल बी फॉलिंग। फ्लावर के पेटल्स एंड सेपल्स गिर जाएंगे जब फ्रूट फॉर्मेशन होना है तो। और ओवरी जो है, ठीक है, जिसके अंदर ओव्यूल या ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, ओव्यूल एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, ओवरी सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है एज एन एपोकार्पस, पर वो अनफ्यूज्ड थी। मल्टीपल हो सकती है पर फ्यूज्ड हो सकती है एज एन सिनकार्पस। ठीक है, तो हमें ये याद होना चाहिए, मल्टी कार्पिलरी हो सकती है एपोकार्पस भी या सिनकार्पस भी। ठीक है, और मोनोकार्पिलरी मतलब सिंगल ओवरी वाला भी हो सकता है हमारा प्लांट। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ओवरी का फाइनली क्या होगा कि ओवरी विल बी कन्वर्टिंग इनटू फ्रूट। ठीक है, अब अगर आप इमेजिन करो कि मैम ओवरी तो सिंगल ही है, अगर तो सिंगल फ्रूट बनेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ओवरी मल्टीपल होती है पर सेपरेट होती है तो मल्टीपल फ्रूट्स बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ओवरी मल्टीपल होती है पर फ्यूज्ड होती है तो बड़ा सा एग्रीगेट फ्रूट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स बन सकते हैं, पर फ्रूट बनेगा ओवरी के ही माध्यम से, ओवरी से ही। ठीक है, तो ओवरी जो है हमारे प्लांट की, दैट विल बी कन्वर्टेड टू फॉर्म फ्रूट। ठीक है, अच्छा, ओवरी की वॉल क्या बनाती है भाई?
तो ओवरी फ्रूट बन गई है, तो ओवरी की वॉल जो है वो क्या बनाती है, तो ओवरीज वॉल विल बी फॉर्मिंग पेरिकार्प। ठीक है, पेरिकार्प क्या होता है इसको मैं आपको भी एक इमेज के थ्रू समझाती हूँ। देखो हम देखते हैं फ्रूट में पेरिकार्प के बारे में, तो मैंने दूसरी इमेज से समझा रही हूँ आपको, ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक इमेज, इमेजिन करते हैं ये, तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं ये ग्रेप है। तो जो ग्रेप है, इस ग्रेप के बाहरी जो वॉल है, मतलब कि जो फ्रूट की वॉल है, उसको हम बोल रहे हैं पेरिकार्प। ठीक है, तो पेरिकार्प बेसिकली क्या होगा, ओवरी की वॉल था, और ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल भी बना सकती है, तब हम उसको पेरिकार्प टर्म इस्तेमाल करते हैं। इट विल बी कॉल्ड एज पेरिकार्प। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। देखो अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास में, ओव्यूल्स क्या बनाएंगे, तो ओव्यूल्स बनाएंगे सीड्स। ठीक है, जो बीज बनने वाले हैं सारे के सारे, वो बनाने वाले हैं हमारे ओव्यूल्स। अच्छा, फिर याद करो फ्यूनिकुलस, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर फ्यूनिकुलस याद आएगा तो आपको ध्यान आएगा कि ओव्यूल जिस स्टॉक के हेल्प से ओवरी के वॉल पे अटैच था, उसको हमने फ्यूनिकुलस नाम दिया था। फ्यूनिकुलस क्या बनाएगा, फ्यूनिकुलस सीड का स्टॉक बनाएगा। ठीक है, मतलब अभी भी ओव्यूल ही उस पर अटैच्ड है ना, तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, स्टॉक वैसा का वैसा ही है, तो फ्यूनिकुलस बना देगा स्टॉक ऑफ सीड। नाउ स्टॉक ऑफ ओव्यूल नहीं बोलेंगे उसको पर हम। हाइलम, हाइलम जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, हाइलम जो है वो बीच में कनेक्शन पॉइंट था ओव्यूल और फ्यूनिकुलस के बीच में, वैसे ही रहने वाला है वो भी। न्यूसिलस, न्यूसिलस वैसे तो डीजेनरेट हो जाता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, पर अगर मान लो कि बाई चांस वो प्रेजेंट रह गया कभी, मतलब न्यूसिलस क्या था, ओव्यूल के आसपास कुछ ऐसा टिश्यू था जो कि उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था अर्ली स्टेज में। मान लो कि बाय एनी चांस न्यूसिलस जैसा था वैसे रह गया थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ ही फ्रूट्स में होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर न्यूसिलस बनाएगा पेरिस्पर्म। ठीक है, लेकिन ये ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट, इट विल बी रेयर इवेंट। ठीक है, ऐसा पाया जाता है काली मिर्च में, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर का मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगी। तो पेरिस्पर्म मिलता है, न्यूसिलस मिलता है, उसका न्यूसिलस का रेमिनेंट मिलता है मैच्योर फ्रूट में, हालांकि न्यूसिलस अधिकतर समय गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर आता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक ऐसा अपर्चर था जो कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को अलाउ कर रहा था। ठीक है, और ये जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड पे ही प्रेजेंट था, अगर आप लोग को याद हो तो माइक्रोपाइल विल बी स्टिल परसिस्टिंग, और वो वैसे के वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, इट विल बी स्टिल परसिस्टिंग। ओके, देन आता है आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ये क्या चीज है, आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा बना देगा, इनर इंटेग्यूमेंट टेगमेन बना देगा। ठीक है, जिससे मिलकर के सीड कोट बनेगा फाइनली। तो आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट विल बी फॉर्मिंग टेस्टा एंड टेगमेन रिस्पेक्टिवली इन द सीड। ठीक है, एंड दे टुगेदर विल बी कॉल्ड एज सीड कोट। टेस्टा बाहर के लेयर को बोलते हैं, टेगमेन अंदरूनी लेयर को बोलते हैं। मान लो कि तुम्हारा बीन का डायग्राम है, राजमा, तो राजमा की एक बाहर की लेयर होगी और एक अंदर की लेयर होगी। तो जो बाहर की लेयर होगी उसका नाम होगा टेस्टा, और अंदर की लेयर का नाम होगा टेगमेन। ठीक है, तो ये टेस्टा हो जाएगी और ये हो जाएगी अंदर वाली टेगमेन। तो इस तरीके से सीड के कोट बन जाएंगे आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स के हेल्प से। ओके, चलो अब आते हैं एम्ब्रियो सैक का क्या होगा। तो एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड खत्म हो जाएंगे, ऑब्वियसली डीजेनरेट। एंटीपोडल सेल्स खत्म हो जाएंगे, डीजेनरेट। एग सेल जाइगोट बना देगा। ठीक है, एग सेल जाइगोट बना देगा, जाइगोट डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बना देगा। तो ये हो गया। अच्छा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पिछले क्लास में बात की थी। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से ही बनता है, तो एंडोस्पर्म बना देगा। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं चेंजेस व्हेन द ओवरी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, दैट विल बी काउंटेड अंडर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये सारी के सारी चीजें फर्टिलाइजेशन के बाद में हो रही हैं। दीज इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज डन। मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस के हेल्प से और कुछ बातें समझा रही हूं। सो जस्ट लुक एट दिस।
नाउ हम यहाँ पर जो ये वाली इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है हमारी काली मिर्च वाली, जो मैंने तुम लोग को बताया, जहां पर पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है, न्यूसिलस का रेमिनेंट बन जाता है, न्यूसिलस का रेमिनेंट है, ठीक है, न्यूसिलस रेमिनेंट है, ठीक है, और पेरिस्पर्म के नाम से कहलाता है, अब ऐसा बोलना चाह रही हूं। तो यहां पर ये जो सीड है, दिस विल बी ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर है ये। और ब्लैक पेपर जो होता है उसमें ये तुम्हारे पास में एम्ब्रियो नजर आ रहा है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि एम्ब्रियो जो है इट इज सराउंडेड बाय, एम्ब्रियो जो है इट इज सराउंडेड बाय सम न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एज न्यूसिलस, ठीक है। एक्चुअली वी वर सेइंग इन द अर्ली टाइम दैट एम्ब्रियो सैक इज सराउंडेड बाय न्यूसिलस। नाउ न्यूसिलस जैसे था वैसे ही रह गया, वो डिजेनरेट नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो एक पेरिस्पर्म नाम का वहां पर रूप धारण कर लेगा। इट विल बी नाउ प्रेजेंट एज समथिंग कॉल्ड एज पेरिस्पर्म, ठीक है। तो दिस इज पेरिस्पर्म। ये क्या है तुम्हारा पेरिकार्प, पेरिकार्प आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो कि ओवरी की वॉल है। ये सीड कोट है, ये आउटर लेयर है टेस्टा, ये इनर लेयर है टेगमेन, और ये तुम्हारे पास में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है, थोड़ा बहुत, ओके। कभी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, कभी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं भी होगा, सीड्स के अंदर दोनों बातें पॉसिबल हैं। ये वाला इमेज देखते हैं हम एक बार। अभी ये इमेज हमारे पास में किसका दिख रहा है? सो वी ऑल कैन सी दैट दिस इज अ मोनोकॉट इमेज बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एम्ब्रियो दिख रहा है और ये एंडोस्पर्म दिख रहा है, हम पूरा नहीं देख रहे डायग्राम इसमें, ओके। सो दिस इज ऑल, ये वाला इमेज हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ओके। तो हमने क्या क्या समझा? अभी जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक उसमें हमने देखा कि एम्ब्रियो के पास में कोटलेडॉन और एक्सिस होता है, प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, ये सब चीजें होती है। और ये एम्ब्रियो जो है ये सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सीड इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्लांट्स, एंड द बीज, जिसको हम बीज बोल रहे हैं, दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द राइपेंड ओवरी कॉल्ड एज फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट राइपेंड ओवरी है, ओव्यूल सीड बन गया है, और ये सीड जो है यही नेक्स्ट जनरेशन का हम बोल सकते हैं बिगिनिंग होने वाले हैं, ओके। सो दिस इज ऑल। अभी हम थोड़ा सा एनसीईआरटी को एक बार जाके देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है हमें। तो एनसीईआरटी इज सेइंग इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट कौन है? सीड ही है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को। और इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड इज नथिंग डिफरेंट देन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। फ्रूट इज नथिंग डिफरेंट देन ovary, mature, ripened. Seeds are formed inside fruits. A seed typically consists of seed coat, cotyledon and embryo axis. ठीक है, अभी हम यहाँ पर ये देखते हैं ये सारी चीजें क्या है। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट नाउ। थोड़ा सा हम एक बार और एक दो इमेज लेते हैं, फिर हम थ्योरी इसको वापस आएंगे। एक सेकेंड, क्या हम ये पढ़े? नो, ये वाला पोर्शन पढ़ते हैं हम एक बार। अब मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में एक बार बताया था कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि कोटलेडॉन्स जो रहते हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है वो एंडोस्पर्म को पूरा यूटिलाइज कर जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो और कोटलेडॉन्स मिलकर एंडोस्पर्म को पूरा यूटिलाइज नहीं करते और थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जिनमें यूटिलाइजेशन पूरा हो चुका होता है वैसे सीड्स के लिए हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं एग्स एल्ब्यूमिनस, पूरा यूटिलाइज कर गए, ठीक है, कुछ छोड़ा नहीं, तो हम बोलेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। और जिसमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म छोड़ दिया है उसे हम बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एम्ब्रियो है, as we all can see this is embryo, right? This is embryo, this is surrounded by endosperm, ठीक है। This is the wall of ovary now called as pericarp, okay, and ये है टिप कैप, ये अलग चीज है, ठीक है। टिप कैप बेसिकली वाटर के एंट्री के लिए माइक्रोपाइल के बारे में बात हो रही है,
ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले सीड के अंदर ग्राउंडनट सीड का एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ पर हमें एम्ब्रियो नजर आ रहा है, ये रेडिकल है, ये प्लूम्यूल है, ये पूरा एम्ब्रियो है, ये कॉटिलेडॉन है, ये कॉटिलेडॉन है, ठीक है, ये सीड कोट था जो कि रिमूव हो गया, और यहाँ पर कोई दूर दूर तक एंडोस्पर्म नाम की चीज नजर नहीं आ रही है, तो ये हो गया एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जाम्पल्स में कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को लिख के देती हूं। इट कुड बी ग्राउंडनट, इट कुड बी सनफ्लावर सीड्स ऑल्सो, it could be pumpkin seeds also, then there can be almond, they don't have any reserve endosperm in them, ठीक है, so these could be some of the examples, peanut and beans etc. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिखे जिनमें एंडोस्पर्म पाया नहीं जाता है, और एल्ब्यूमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स में मेज, which could be also called as corn, rice, it will be counting क्या क्या और काउंट करेगा ये, मेज हो गया, राइस हो गया, व्हीट, ठीक है, देन वी हैव सीन कैस्टर सीड्स यस्टरडे इटसेल्फ, जिनके पास में थोड़ा मात्रा में रिजर्व एंडोस्पर्म की प्रेजेंस देखने को मिलती है, एटसेट्रा लिख देते हैं यहाँ पर भी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने अभी देखे जिसमें कि एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो अभी एनसीईआरटी की थ्योरी क्विकली एक बार रिवाइज करके देखते हैं वो क्या बोलना चाह रही है। सो एनसीईआरटी में हमें यहां से रीडिंग करनी है, ठीक है, एक बार देखते हैं। ओके, सो the cotyledons of the embryo are simple structures, generally thick and swollen due to storage of food reserves. हमने अभी देखा कॉटिलेडॉन एक हो सकता है, तो स्क्यूटेलम ऐसा था कुछ ग्रासेस वाले प्लांट में, और कॉटिलेडॉन दो थे डाइकॉट प्लांट्स में, ठीक है, और ये बेसिकली स्वॉलन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारा रिजर्व न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्सएल्ब्यूमिनस, ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस को ही एक्सएल्ब्यूमिनस बोलते हैं। Non-albuminous seeds have no residual endosperm. उनके पास कोई एंडोस्पर्म नहीं होता, as it is completely consumed during embryonic development. Example P groundnut, और दूसरा आता है albuminous, ये हमारे पास था non-albuminous वाला। Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up by embryo during the development. Wheat, maize, barley, castor, ये सब इसके examples हैं। Occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnant of nucellus are also persistent. जैसा हमने अभी देखा उसको हमने पेरिस्पर्म नाम दिया था। तो पेरिस्पर्म can be seen in some of the seeds which could be counting beetroot seeds as well as black pepper seeds. ठीक है, तो ये हो गया इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल। अब हम क्या देखते हैं, ओव्यूल के जो हमने इंटेग्यूमेंट्स देखे थे, अगर आप लोगों को डायग्राम ध्यान है ओव्यूल का तो आप लोगों को ये इंटेग्यूमेंट्स भी ध्यान आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने जब ओव्यूल का डायग्राम बनाया था तो वी हैव सीन समवॉट लाइक दिस, जैसे हमने देखा था, तो एक हमने बोला था कि ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, फिर हमने बोला था सॉरी इनर इंटेग्यूमेंट है, फिर हमने कहा था आउटर इंटेग्यूमेंट है। सो इट वाज समवॉट लाइक दिस इफ यू रिमेंबर, एंड देन बीच में माइक्रोपाइल था, ठीक है। अगर आप लोगों को ध्यान है बच्चों तो ये देखो डायग्राम ऐसा कुछ बनाया था हमने, फिर हमने एम्ब्रियो सैक बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट की। जैसे अभी मैंने बताया है कि आउटर इंटेग्यूमेंट बनाएगा टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट बनाएगा टेगमेंट, तो वही वाली बात पढ़ रहे हैं अपन। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम व्हाट पोर्शन, इट विल बी दिस, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन, क्या होगा, इंटेग्यूमेंट्स जो है वो टफ हो जाएंगे एंड प्रोटेक्टिव सीड कोट बन जाएंगे। द माइक्रोपाइल रिमेन अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। जैसे कि माइक्रोपाइल पहले प्रेजेंट था वैसे ही माइक्रोपाइल बाद में भी प्रेजेंट होगा, ये हमने उस टेबल में भी अभी देखा है, ठीक है। तो आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट मिलकर बनाएंगे सीड कोट। माइक्रोपाइल जैसे पहले प्रेजेंट था वैसे अभी भी रहने वाला है। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड, ताकि वो जर्मिनेट जब भी करे तब उसमें वाटर और O2 की एंट्री होनी चाहिए। बिकॉज सीड जो है वो वाइबल स्ट्रक्चर है, वाइबल मतलब उसमें लाइफ है, ठीक है।
अगर हम हमारे घर में ग्रेन्स ला के रख देते हैं बहुत सारे, लाइक मूंग हो गया, ठीक है, तो व्हाट डू वी फील कि वो एक बॉक्स के अंदर बंद है, वी समटाइम्स फॉरगेट दैट दे आर वाइबल, ठीक है, पर जब हम याद करते हैं अच्छा इसे पानी में सोक कर दिया, whenever we will try to soak that moong beans into water, the next day we will be seeing there is a small white structure coming out of all these seeds, and that will be kind of radicals protrusion forming the root, ठीक है, उसे उगा सकते हैं अपन बीज को, तो वो पौधा बन सकता है, ठीक है, मतलब कि ये सब वाइबल है, इनके अंदर लाइव एम्ब्रियोज प्रेजेंट है। तो कुछ सीड्स तो ऐसी होती हैं बच्चों जिनकी जिंदगी बहुत लंबे समय तक चलती है, हजारों साल तक भी जिंदा रह सकते हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनकी वाइबिलिटी बहुत लॉन्ग टाइम की नहीं होती, बल्कि थोड़े ही टाइम की होती है। आपने उगा दिया तो ठीक है, नहीं उगाया तो फिर वो अपनी वाइबिलिटी लूज कर देगी और उससे कोई भी एम्ब्रियो नहीं, मतलब उससे कोई प्लांट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये मैच्योर होने के लिए तो हम ये बोल रहे हैं कि पानी और वाटर चाहिए होगा, क्योंकि एक वाइबल स्ट्रक्चर है। वाइबिलिटी का मतलब होता है जिंदगी कैरी करता है, ये लाइफ कैरी करता है, और लाइफ को हमेशा अगर डेवलप होना है, लाइफ को ग्रो करना है, लाइफ को प्रोलिफरेट करना है, ठीक है, लाइफ को डेवलप करना है, तो पानी भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, सीड्स को भी पानी भी चाहिए और O2 भी चाहिए, और इसके लिए माइक्रोपाइल उनके पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड देन द सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई। जब सीड मैच्योर फॉर्म में आती है तो आप सभी लोगों ने खाया होगा मटर फली, ठीक है, ग्रीन पी। तो हम जब मटर फली या ग्रीन पीस मार्केट से लेके आते थे, वेरी ग्रीन, ठीक है, हम उसे खोलते हैं, खाते थे, वेरी सॉफ्ट, हम खा सकते हैं, चबा जाते हैं उसे। पर हैव यू एवर सीन ड्राइड पीस? देन यू विल बी नॉट एबल टू ईट देम नॉर्मली, चबा चबा के खाएंगे तो दांत में दर्द हो सकता है, बिकॉज दे विल बिकम हार्ड, ठीक है। तो जैसे सीड मैच्योर होती है और एक डोरमेंट स्टेज में जाती है जहां पर उसे अभी इनएक्टिव फॉर्म में आना है, ठीक है, वो एकदम एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगी कि एकदम ग्रीन पी को आपने जमीन में उगाया तो पौधा बन जाएगा, नॉट लाइक दैट, ठीक है। इट विल बी गोइंग इनटू डोरमेंट स्टेज, इट विल बी ड्राइंग अप, उसका पानी का मैक्सिमम पोर्शन उठ जाएगा, ठीक है, और वो रिलेटिवली काफी ड्राई हो जाएगी। वो ड्राइड सीड डोरमेंट स्टेज में जब पहुंच जाती है, जब उसके जर्मिनेशन टाइम आता है, तब उसे वाटर एंड O2 की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर उसे मिल जाती है और वो सॉइल में है प्रॉपरली तो वो जर्मिनेट कर जाएगी फेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। तो वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है और 10 से 15% ही मॉइस्चर प्रेजेंट होता है बाय मास, ठीक है, पर ग्राम वी कैन से। The general metabolic activity of the embryo slows down and this will be entering into a state of inactivity called as dormancy, or if favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen, suitable temperature, soil etc, they will be germinating, ठीक है। तो ये वाली बात हमें समझ में आनी चाहिए कि जैसे सीड बनता है तब सीड सॉफ्ट होता है, सीड जब मैच्योर होता है तब वो रिलेटिवली काफी ड्राई होता है, उसमें सिर्फ 10 से 15% ही वाटर प्रेजेंट होता है बाय मास, एंड सीड को जर्मिनेट होने के लिए काफी सारे ऑप्टिमाइज्ड कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्टिमम O2 एंड प्रेजेंस ऑफ सॉइल ऑल्सो डेफिनेटली, सो दैट दे कैन जर्मिनेट। इट इज नॉट नेसेसरी कि सॉइल में ही जर्मिनेट करे, पर सॉइल में जर्मिनेट करेंगे तो इंश्योरिटी ऑफ प्लांट फॉर्मेशन विल बी देयर, ठीक है। अच्छा, एज ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड्स, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। The transformation of ovules into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously, ये एक साथ में होने वाले इवेंट्स है। जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है तभी ओवरी भी फ्रूट में कन्वर्ट कर रही है, और ये साइमल्टेनियस इवेंट्स है। The wall of ovary develops into the wall of fruit called as pericarp, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है टेबल में, तो हमें पता है ये चीज। The fruit may be fleshy as in guava, orange, mango, ठीक है। अब जो हम फ्लैशी फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि गुआवा है, काफी फ्लैशी फ्रूट है, फ्लैश बहुत सारा है, मैंगो बहुत सारा फ्लैश है, गुआवा बहुत सारे सीड्स हैं, मैंगो एक ही सीड है, ठीक है। तो ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं, तो इनका पेरिकार्प फ्लैशी है, इनका जो पेरिकार्प है दैट विल बी फ्लैशी, ठीक है। तो द फ्रूट्स कैन बी फ्लैशी और दे कैन बी ड्राई ऑल्सो, एज इन ग्राउंड नट, मस्टर्ड एटसेट्रा। अगर आप ग्राउंड नट खाते हैं तो ग्राउंड नट के अंदर आपको जो फ्रूट है वो फ्लैशी नहीं मिलेगा, आप उसको तोड़ेंगे, खच्चे से टूट जाएगा वो और उसके सीड्स बाहर आएंगे डायरेक्टली। देयर इज नो फ्लैश प्रेजेंट इनसाइड, राइट, वो फ्लैशी नहीं है, दे विल बी ड्राइड। ग्राउंड नट जो है इनडेहेसेंट टाइप का एक फ्रूट होता है,
यहाँ पर जब हम नीट के लेवल पे इन बातों को पढ़ते हैं तो हम डेहिसेंट, इनडेहिसेंट, ये सब टर्म्स, चाइजोकार्पिक, ये सब बहुत सारे और चीज़ों को भी हम डिस्कवर करते हैं। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म्स ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड। ठीक है, अब मुझे बताओ कि फ्रूट जो हैं उनका सीड डिस्पर्जल का मैकेनिज्म क्या होता होगा। तो बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका पेरिकार्प जो है, बाहर का वॉल जो है ओवरी का, वो टूट जाता है, उसमें क्रैक आ जाता है, सीड्स अपने आप गिर जाते हैं नीचे। ठीक है, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट पेरिकार्प बना, स्वीट फ्लैशी हम बोलेंगे पेरिकार्प बनाते हैं, और वो स्वीट और फ्लैशी पेरिकार्प जो होता है उसको खाने के लिए बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, ताकि वो फ्रूट को खोखला कर दें और उसके सीड्स अपने आप नीचे गिर जाएं, या हैवी वेट बर्ड आके बैठ जाए और सीड नीचे गिर जाए। ठीक है, मंकीज आ जाएं, वो थोड़ा थोड़ा पोर्शन खा जाए, बाकी का फेंक दें, सीड्स नीचे गिर जाए। तो ऐसे प्लांट्स ने काफ़ी सारे अडेप्टेशंस, मैकेनिज्म्स अपनाए हुए होते हैं जिसकी मदद से वो सीड्स का डिस्पर्जल कर पाते हैं। ठीक है, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड द डिस्पर्जल मैकेनिज्म्स यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लास। ये 11th क्लास के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम दोबारा से उस टॉपिक पे नहीं आने वाले। ओके, फिर आते हैं फ्रूट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ट्रू, फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक, ये 3 टाइप के फ्रूट्स के बारे में बात है, मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ इमेज। ओके, ये तो डायग्राम पिछले क्लास में कवर हो चुका है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। एक्चुअली में हमारे पास एनसीईआरटी में 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, लेकिन मैंने एक इमेज लिया पहले, सिर्फ 2 टाइप्स डिस्कस करते हैं, फिर हम 3 टाइप्स भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टाइप ये है, सेकेंड टाइप ये है। अब फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रूट को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, और ट्रू फ्रूट का मतलब होता है व्हेन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि ये फ्रूट एक ट्रू फ्रूट है। ठीक है, जिसका ओवरी पोर्शन ही फ्रूट बन गया तो हम बोलेंगे ये ट्रू फ्रूट है। जैसे कि ग्रेप देख रहे हैं अभी हम लोग, अभी यहाँ पर हमें ग्रेप में सीड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आजकल ग्रेप्स को हमने पार्थेनोकार्पी टेक्निक की मदद से सीडलेस ग्रेप बना दिया। ठीक है, पर कुछ ग्रेप्स आज भी सीड्स वाले आते हैं, जैसे कि कुछ पर्पल ग्रेप्स होते हैं उसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं आज भी, राइट। तो वो टेक्निक्स ह्यूमन के द्वारा अडाप्टेड टेक्निक्स है जहां पर हमने उन्हें सीडलेस बना दिया है। ओरिजिनली इस फ्रूट में सीड्स का प्रेजेंस देखने को मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं आप, ये पेरिकार्प है, ओवरी की वॉल, ये फ्रूट है, स्वॉलन ओवरी, फ्लैशी भी है ये काफी ज्यादा, और ये सीड्स हैं। ठीक है, दिस इज ऑल, ये हुआ ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फॉल्स फ्रूट मतलब कि ये फ्रूट ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ट्रू फ्रूट नहीं है, ये फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है जब ओवरी अकेला फ्रूट में डेवलप नहीं हो रहा, बल्कि किसी और फ्लोरल पार्ट का भी इनकॉर्पोरेशन करवा दे रहा है वो फ्रूट बनने समय। जैसे कि थैलेमस का इनकॉर्पोरेशन करा दिया, थैलेमस और ओवरी दोनों मिलकर फ्रूट बना रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, सो व्हेन अलोंग विथ ओवरी, कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं व्हेन थैलेमस डेवलप्स इनटू फ्रूट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। व्हेन अलोंग विथ ओवरी एनी अदर फ्लोरल पार्ट like thalamus also participates in formation of fruit, तब हम उसे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, सो व्हेन, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है एज आई कैन सी, तो थोड़ा इग्नोर करने की ट्राई करना, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी है कॉपी पे पर बोर्ड पे अच्छी नहीं आती है। ओके, ये सिर्फ बहाना है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है और मैं लिखती ढंग से नहीं हूँ। एक मिनट रुको, ट्राई करते हैं लिखने के लिए। अभी अच्छी दिख रही है ना? व्हेन अलोंग विथ, ठीक है छोड़ो, बाद में कभी चेक करेंगे अच्छी हैंड राइटिंग लिख के। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फॉल्स फ्रूट। अब हम आते हैं तीसरे टाइप के फ्रूट पे, जो कि मैंने ये वाला इमेज पहले इसलिए नहीं लिया जानबूझ के, बिकॉज मुझे यहाँ डेफिनेशन देख के रियलाइज हुआ कि इन्होंने रॉन्ग लिखी हुई है।
हमें ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है। हमने जो डेफिनेशन लिखी है, हम जानते हैं कि ओवरी के साथ में कोई दूसरा फ्लोरल पार्ट पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ अकेला थैलेमस फ्रूट बना देगा। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ओनली। ठीक है, तो ये हुआ ट्रू फ्रूट, ये हुआ फॉल्स फ्रूट, और ये हुआ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं, इसमें दे विल बी अराइजिंग फ्रॉम ओवरी बट दे विल बी लैकिंग सीड्स। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स ही प्रेजेंट नहीं होते, और अगर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो सीड फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, मीनिंग यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स की प्रेजेंस हो सकती है पर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स की प्रेजेंस नहीं होती, देयरफॉर नो सीड प्रेजेंट। दिस इज गोइंग टू बी अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आजकल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल्स हम अगर देखने जाएं तो ह्यूमन के द्वारा काफी सारे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स डेवलप कर दिए गए हैं, और देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स फॉर दैट, लाइक साइट्रस फ्रूट्स, देयर आर सम ऑफ द ऑरेंजेस जो कि हमने पार्थेनोकार्पिक कर दिए हैं। ठीक है, कम से कम उसमें सीड्स हों इसलिए। फिर हमने वाटरमेलन और पपाया, इन सबको भी पार्थेनोकार्पिक करने की बहुत कोशिश कर दी है, काफी हद तक अचीव भी कर लिया है। ओके, सो दिस इज ऑल डन। ये चैप्टर कंप्लीशन पे आ गया है काफी हद तक। वी विल बी जस्ट रीडिंग दिस, थोड़ा सा पोर्शन जो है ओके थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसे। इसको नीट लेवल पे जब मैं पढ़ाती हूँ तो एक बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनवाती हूँ उसमें टाइप्स ऑफ फ्रूट का। अभी नहीं बनवा रही हूँ बिकॉज सिर्फ बोर्ड्स फोकस बोल रही हूँ, सो दैट कंप्लीशन ऑफ सिलेबस अचीव हो पाए। In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. However, in few species like apple, strawberry, cashew nut, the thalamus also contribute to fruit formation. ठीक है, तो ये apple और strawberries and cashew nuts ये सब false fruit category में आने वाले हैं. Such fruits are called as false fruits. Most fruits, however, develop only from the ovary and they are called as true fruits. Although in most of the species, fruits are the result of fertilization, there are few species in which fruit develop without fertilization. ठीक है, such fruits are called as parthenocarpic fruits. Example will be banana. Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones and such fruits are seedless. ठीक है, एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं तो हम अगर चाहें कि हमें कोई फ्रूट को सीडलेस बनाना है, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से, तो ऑक्सिन नाम के हार्मोन का अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं फ्रूट्स के अंदर तो वो सीडलेस बन जाते हैं। ठीक है, तो अनराइपेंड ओवरी में ही अगर ऑक्सिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो राइपन तो हो जाएगी, जल्दी भी राइपन हो जाएगी, पर उसमें फर्टिलाइजेशन अचीव नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हार्मोन के इंजेक्शन से फ्रूट्स जो है वो सीडलेस भी बनाए जा सकते हैं। हॉर्मोन्स के इंजेक्शन से फ्रूट्स के साइज बड़े भी किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने किसी भी फ्रूट के अंदर जिबरलिन नाम के हार्मोन का इंजेक्शन लगा दिया तो वो फ्रूट जो है मेरा वो बहुत इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने ऑक्सिन का इंजेक्शन लगा दिया तो मेरा वो फ्रूट जो है वो सीडलेस रहेगा। तो ऐसे हॉर्मोन्स की हेल्प लेके भी कई सारी चीजों को किया जाता है। ओके, Seeds offer several advantages to angiosperms. First, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent to water, seed formation is more dependable. ठीक है, also seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitat and help the species to colonize in other areas. मतलब कि seed जो है, मान लो कि एक बर्ड है, वो एक फ्रूट लेके इधर से उड़ा, उधर गया, उधर गिरा दिया। ठीक है, वहां पर वो पेड़ है ही नहीं, तो अब क्या होगा, ये पेड़ जो है वहां पर भी उग जाएगा अगर उसे कंडीशंस फेवरेबल मिल गई तो, और कॉलोनाइजेशन अलग अलग एरियाज में हो पाएगा। इस प्रकार से डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा एक्सपांड कर सकती है और बहुत सारी जगह पे कॉलोनाइजेशन अचीव हो सकता है सीड्स के डिस्पर्सल से। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. The hard seed coat provides protection to the young embryo. And being product of sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variations. Basically, ये सब seed के advantages बता रहे हैं. Okay, seed is the basis of agriculture also. Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds. Okay. चलो, ये तो आप लोग थोड़ा सा रीडिंग मार सकते हैं, काफी रीड करने की बात है। बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि मान लो कि सीड डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाता, जैसे ही वो बनता उसके तुरंत बाद जर्मिनेशन हो जाता, तो हमें खाने को क्या मिलता, कुछ भी नहीं। ठीक है, ठेंगा मिलता, क्योंकि नहीं मिलता कुछ भी, बिकॉज रीजन ये है कि आपके सीड्स डायरेक्टली जर्मिनेट हो जाते हैं। अब स्टोर कैसे करते हैं उन्हें,
वो डिहाइड्रेट नहीं होते अगर उनकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ नहीं होती, तो हम खाते क्या? ठीक है, सो द नेचर हैज प्रोवाइडेड अस सो मेनी थिंग्स टू ईट, स्पेशली प्लांट बेस्ड आई विल बी सेइंग। ओके, अब आती है हाउ लॉन्ग द सीड्स कैन लिव। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाती हूँ। एक सेकेंड, हाँ, तो मैंने 2-3 इमेजेस लिए तो थे, पर ओके हम यहाँ से डायरेक्टली ये वाला एग्जांपल लेते हैं पहले। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन, है ना, तो ल्यूपाइन मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 10,000 साल पुराने कुछ आर्कटिक टुंड्रा रीजन से हमें ल्यूपाइन सीड्स मिले थे, और वो ल्यूपाइन सीड्स को जब हमने उगाया तो उन्होंने कुछ इस प्रकार के फ्लावर्स और ऐसे प्लांट्स जनरेट किए। ठीक है, तो ये ल्यूपाइन प्लांट जो है ये 2000 साल पुराने सीड्स से आज भी बन गया। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं कि सीड्स जो है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी सस्टेन कर सकती है, कैसे खराब से खराब एनवायरमेंटल कंडीशंस में रेजिस्टेंस शो कर सकती हैं, और हम बहुत सालों बाद अगर इसे उगा के देखते हैं तो ये प्लांट में स्टिल इस सीड में स्टिल वाइबिलिटी रहती है कि वो नया प्लांट बना देता है। ठीक है, और फिर प्लांट बन गया तो सीड्स बनने ही है। तो इस प्रकार से एक तो ये हमारे पास में आया सीड, मैंने आपको इसका दिखाया इमेज, ये कैसे दिखता है। ये आर्कटिक टुंड्रा से मिला था, बहुत पुराना सीड है, 10,000 साल पुराना सीड है वो। ठीक है, 2000 नहीं है, 2000 वाला दूसरा था, 10,000 ईयर्स पुराना ही। अब दूसरा देखते हैं हम, फिनिक्स डैक्टिलीफेरा। ठीक है, किंग हेरोड के पैलेस से निकला हुआ है, डेड सी के पास में से। मैं इमेज दिखाती हूँ, ये है। तो ये किंग हेरोड है, और इनके जो महल है वहां से हमें एक सीड मिला, और वो सीड था फिनिक्स। हमने उसका नाम रख दिया फिनिक्स, के लिए हम तब बोलते हैं राइज फ्रॉम द एशेस। ठीक है, मरे हुए से भी इंसान, मतलब मरे हुए से भी बर्ड बन जाता है फिनिक्स। अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी हो तो सबको पता होगा फिनिक्स क्या होता है। ठीक है, सो आई होप देयर आर सो मेनी पॉटर हेड्स ओवर हियर माय क्लास राइट नाउ। सो फिनिक्स जो है, फिनिक्स नाम दिया हमने इसे, क्यों नाम दिया फिनिक्स? बिकॉज ये 2000 साल पुराना सीड जो था, जब हमने इसे उगाया तो एक फिनिक्स डैक्टिलीफेरा नाम की ट्री में उग गया। ये पाम ट्री है, ये पाम। ठीक है, इसकी जिंदगी 2000 साल पुरानी थी, तब का सीड है, आज भी उग गया। ठीक है, कितने आश्चर्य की बात है और कितनी अच्छी बात भी है। ओके, सो जब हम एक्सकैवेशन कर रहे थे किंग हेरोड्स के पैलेस का डेड सी के पास से, तब हमें फिनिक्स डैक्टिलीफेरा नाम का एक सीड मिला जो कि वाइबल सीड था। सो दिस इज ऑल। ठीक है, अब हमारे पास ये पूरा खत्म हो गया है। अभी तुम्हारे एनसीईआरटी काफी सारे क्वेश्चंस पूछती है छोटे छोटे, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग देख सकते हो, पूछ भी सकते हो मुझसे, बहुत बड़ा बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक। एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग प्रेजेंट होते हैं? एक एम्ब्रियो सैक में एक ही एग प्रेजेंट होगा, सो इट विल बी 1। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल। एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं? एक ही होता है। फिर से दोबारा, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी। एक ओवरी में मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। इसका आंसर वेरिएबल है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 1 और मोर देन 1, इट कुड बी मैनी ऑल्सो। ठीक है, देन आता है हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन टिपिकल फ्लावर, 1 और मल्टीपल। देन फिर से हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री, ये कैसा आंसर? ठीक है, इसका आंसर वेरिएबल होगा, कभी कभी एक ही आता है फ्लावर, कभी कभी बहुत सारे भी आते हैं, सो वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ये बताते हैं, एक पैराग्राफ देते हैं, उसके लिए भी तुम्हारे लिए मैंने हेल्प की है थोड़ी सी। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 2 इमेजेस लिए हैं, एक मैंने ओपियम पॉपी लिया है, एक मैंने ऑर्किड लिया है, ताकि हमें मालूम पड़े कि अच्छा एक फ्रूट में कितने सीड निकल सकते हैं। वाटरमेलन और पपाया तो हमारे सामने डेफिनेटली एग्जांपल्स हैं ही, कि उसमें बहुत ही सारे सीड्स निकल जाते हैं, है ना। ये देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास ये जो इमेज दिख रहा है राइट हैंड साइड वाला, दिस वन इज द इमेज ऑफ ऑर्किड, और आप देखो ऑर्किड में कितने सीड्स निकलते हैं। सो मैनी सीड्स, दिस इज अनकाउंटेबल। ये हर छोटा सा स्ट्रक्चर एक सीड है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जस्ट सी दिस, विजुअलाइज दिस, दिस इंडिविजुअल स्मॉल minute structures are all actually seeds। ठीक है बच्चों,
चलो अब मैंने आपको यहाँ पर एक और इमेज दिखाया, ये है ओपियम पॉपी, इलायची नहीं है ये, देख वैसा रहा है हालांकि, ओपियम पॉपी, और ओपियम पॉपी के पास में भी ढेर सारे सीड्स निकलते हैं, बहुत सारे सीड्स निकलते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें ढेर सारे सीड्स बनते हैं एक एक फ्रूट के अंदर। कार्डमम में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं डेफिनेटली। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा खत्म। अब आप सब देख सकते हैं इसमें काफी सारे और भी चीजें हैं। देन एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल सी बात है। एपोमिक्सिस का मतलब होता है जब सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाएं तो हम बोलेंगे एपोमिक्सिस, ठीक है। तो ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कुछ एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ऑफ एस्टरेसी और ग्रासेस जिनके पास में स्पेशलाइज मैकेनिज्म्स होते हैं कि वो बिना फर्टिलाइजेशन की सीड बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डेफिनेटली। फिर आते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, देखो। ओके सो इसको मैं इमेजिन करवाती हूँ आप लोगों को एक इमेज से। ये हमने इमेज देखा, मैं एक अच्छे से इमेज लेती हूँ जिसमें हमारे पास एम्ब्रियो सैक भी हो और न्यूसेलस भी हो। लेट्स सी इफ बाय एनी चांस वी गेट द इमेज। ओके, we are not getting the image but I will be showing that, I will be making that image for all of you. तो इमेजिन करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर को। ये हमारे पास में है एक एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये हमारे पास में है एंटीपोडल सेल्स, ये हमारे पास में है सिनर्जिड सेल्स, और ये हमारे पास में है एग सेल, ये हमारे पास में है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये है ये है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। और एम्ब्रियो सैक के आसपास में क्या प्रेजेंट हो सकता है? सो वी ऑल नो दैट दिस स्ट्रक्चर कैन बी सराउंडेड बाय द सेल्स विच आर कॉल्ड एज न्यूसेलर सेल्स। दे कुड बी लॉन्गर सेल्स, दे कुड बी लार्जर स्टोर्ड न्यूट्रिशन सेल्स, ठीक है। बट दीज सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। तो जो बाहर के सेल्स हैं वो हैं डिप्लॉयड नेचर के सेल्स, ठीक है। अब मान लो कि ये एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर ये न्यूसेलर सेल्स घुसने चालू हो जाएं, डिप्लॉयड सेल्स, अगर ये इसके अंदर आने चालू हो जाएं सेल्स, तो मैं तो ये बोलूंगी कि भाई फिर तो हमारे पास में उस ओवरी के अंदर ढेर सारे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स आ गए। जब ये सब डेवलप करेंगे तो ये सब इंडिविजुअली बहुत सारे सीड्स बना सकते हैं, मतलब दे कैन इंडिविजुअली डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो वन ओव्यूल कैरीज मेनी एम्ब्रियोज, और ये सब एम्ब्रियोज जो है ये एसेक्सुअल एम्ब्रियोज हैं, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल्स हैं और डिप्लॉयड सेल डायरेक्टली अंदर चला गया और उसको न्यूट्रिशन मिल गया और वो ऐसा मान रहे अपने आप को कि मैं भी एक सीड बना सकता हूं, मतलब मैं भी एक प्लांट बना सकता हूं, और वो बना भी देगा एसेक्सुअल तरीके से, ठीक है। तो यहां पर एक ओव्यूल में ढेर सारे एम्ब्रियोज आ गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही सीड में से ढेर सारे पौधे उग जाते हैं। क्या आप ये देख पा रहे हैं? एक सिंगल सीड में से ढेर सारे पौधे के उगने को हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी इज नथिंग बट व्हेन द सराउंडिंग न्यूसेलर सेल्स enters inside the ovule forcibly, they are diploid and they will be present inside that ovule only, and once this particular ovule converts into seed, ठीक है, asexually it will be giving rise to many plants. This will be called as polyembryony, ठीक है। तो आप यहां से इसको एक बार रीड करो तो हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। अब यहां पर क्या लिखा है इसमें देखो, यहां से more often, sorry, in some species the diploid egg cell is formed without reduction division, ठीक है, मियोसिस नहीं हुआ और एग सेल कैसे रह गया? डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही रह गया। हम सबको पता है कि एग सेल अकर्स, एग सेल फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ मियोटिक डिविजन टेकिंग प्लेस इन मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल जो था उसमें एक मियोसिस होता है, तो बनते हैं 2 सेल्स और फिर बनते हैं 4 मेगास्पोर्स, और उसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर ही ओव्यूल बनाता है, ये हमें याद है। लेकिन अगर ये हुआ ही नहीं मियोसिस, तो मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड स्टेट में ही ओव्यूल बन गया, ठीक है। तो डिप्लॉयड ओव्यूल प्रेजेंट है, मियोसिस नहीं हुआ,
ओके, डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देगा, इसको मेल प्लांट की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ फीमेल प्लांट से ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन पॉसिबल है, एसेक्सुअल है क्योंकि वो। More often, as in many citrus and mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac starts dividing and protruding into the embryo sac, develops into embryos. In such species, each ovule contains many embryos. कई सारे embryos carry करता है वो. Occurrence of more than one embryo in one seed is called as polyembryony. ठीक है, अब आप क्या करना, एक संतरा जब भी आएगा, भी ठंड में आने ही वाला होगा प्रोबेबली, तो उसमें से एक बीज निकालना, उस बीज को खोल के देखना, तो आप रियलाइज करोगे उसमें एक नहीं बल्कि 2-3 एम्ब्रियोज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कई बार आपको संतरे के बीज में बहुत सारे एम्ब्रियोज दिखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल। अच्छा, तो अब हम ये सब जो चीजें हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन पार्थेनोकार्पी का, एपोमिक्सिस का, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन हम हाइब्रिड प्लांट्स बनाने के लिए करते हैं, स्पेशली मोर डेवलप्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, जिनसे ज्यादा सीड्स अच्छी बने, हायर क्वालिटी की बने और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर हमें हमारी रिलायबिलिटी ना हो। ठीक है, so this could be a very helpful technique. Okay, so this is all about the chapter. आप इस चैप्टर को एक बार NCERT थॉरो रीडिंग लगाएंगे, आपको रियलाइज होगा आपने हर एक चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, वॉट एवर प्रॉब्लम यू एनकाउंटर इन दिस चैप्टर, आपको कुछ भी लगता है समझ नहीं आया ऐसा वैसा, तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, एंड कमेंट में ही मैं आपकी क्वेश्चंस या क्वेरीज को सॉल्व करने की ट्राई करूंगी। So thank you so much for watching today's lecture, and don't forget to answer in the community section what you want to study next.